नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। हिंदुस्तान की कई रियासतों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने चारशंबा यानी आज वज़राए आला के साथ वर्चुअल मीटिंग की। इजलास में वज़ीर आज़म मोदी ने सभी चीफ मिनिस्टर से कहा कि हमें वैक्सीनेशन बढ़ाने पर जोर देना होगा। गांव में कोरोना बढ़ा तो परेशानी होगी, इसीलिए रियासतें बंदिशें अपने हिसाब से तय करें। हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि लोगों में दहशत ना फैले। उन्होंने कहा कि हमें वैक्सीन की बर्बादी रोकनी होगी, उनकी एक्सपायरी डेट देखनी होगी। जो वैक्सीन पहले आई उसका इस्तेमाल पहले होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान में 96% से भी ज्यादा केसेस रिकवर हो चुके हैं। हमारा मुल्क उन चुनिंदा मुल्कों में शामिल है जहां मोर्टेलिटी रेट सबसे कम है। कोविड-19 से मुतासिर ज्यादातर मुल्कों में कोरोना की कई वेव्स आई हैं। हमारे मुल्क के कुछ रियासतों में अब भी इंफेक्शन के मामले बढ़ने लगे हैं। चीफ मिनिस्टर्स ने भी इस पर अपनी तशवीश जाहिर की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। मुल्क भर के 70 जिलों में पिछले हफ्ते से कोरोना मामलों की तादाद 150% तक बढ़ गई है। अगर इसे नहीं रोका गया तो आने वाले वक्त में पूरे मुल्क में ऐसे मामले दिख सकते हैं। हमें कोरोना की दूसरी लहर को फौरी रोकना होगा। इस इजलास में वेस्ट बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल शामिल नहीं हुए, लेकिन ममता ने बंगाल से ही पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत बंगाल को वैक्सीन नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि बिहार में पीएम मोदी ने मुफ्त वैक्सीन की बात कही थी, क्या वहां के लोगों को वैक्सीन मिल पाई? उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया, उन्होंने झूठ बोला। इजलास में छत्तीसगढ़ की जानिब से वज़ीर दाखिला ताम्रध्वज साहू शामिल हुए। और केसों की संख्या भी बढ़ रही है, बहुत आ रहे हैं। इस बारे में कई ऐसे इलाकों, ऐसे जिलों में भी ये वृद्धि देखने को मिल रही है जो अभी तक खुद को बचाए हुए थे, सेफ जोन थे एक प्रकार से। अब वहां पर हमें कुछ चीजें नजर आ रही हैं। देश के 70 जिलों में तो पिछले कुछ हफ्तों में यह वृद्धि 150% से भी ज्यादा है, 150% से ज्यादा। अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। हमें कोरोना की उस उभरती हुई सेकंड पीक को तुरंत रोकना ही होगा और इसके लिए हमें क्विक और डिसाइसिव कदम उठाने होंगे। कई जगह देखने को मिल रहा है कि मास्क को लेकर अब स्थानीय प्रशासन द्वारा भी उतनी गंभीरता नहीं दिखाई जा रही। मेरा आग्रह है कि स्थानीय स्तर पर गवर्नेंस को लेकर जो भी दिक्कत है उनकी पड़ताल, उनकी समीक्षा की जानी और उन दिक्कतों को सुलझाया जाना, ये मैं समझता हूं वर्तमान में बहुत आवश्यक है। ये मंथन का विषय है कि आखिर कुछ क्षेत्रों में ही टेस्टिंग कम क्यों हो रही है, क्यों ऐसे ही क्षेत्रों में टीकाकरण भी कम हो रहा है। मैं समझता हूं कि ये गुड गवर्नेंस की परीक्षा का भी समय है। कोरोना की लड़ाई में हम आज जहां तक पहुंचे हैं उसमें और उससे जो आत्मविश्वास आया है, ये आत्मविश्वास, हमारा कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं हो जाना चाहिए। हमारी ये सफलता लापरवाही में भी नहीं बदलनी चाहिए। हिंदुस्तान में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 28,869 नए केसेस दर्ज हुए हैं। 17,786 अफराद ठीक हो गए और 187 की मौत हो गई। इस तरह एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे मरीजों की तादाद में 10,935 की बढ़ोतरी हुई। नए मुतासरीन का आंकड़ा करीब 3 महीने पीछे चला गया। इससे ज्यादा 30,354 केसेस 12 दिसंबर को आए थे। मुल्क में अब तक जुमला 1,14,38,464 लोग इस वबा की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 1,10,43,337 ठीक हुए हैं। 1,59,079 ने जान गंवाई है, जबकि 2,31,335 का इलाज चल रहा है।
कोरोना की फिर से तेज रफ्तार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले एक महीने में एक्टिव केसेस की तादाद में 63% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। 15 मार्च को एक्टिव केसेस का यह आंकड़ा बढ़कर 2.25 लाख पार कर गया। 2 महीने पहले यानी 8 जनवरी के आसपास एक्टिव मरीज 2.25 लाख थे। हालांकि इस आंकड़े में महाराष्ट्र समेत 5 रियासतों का बड़ा हिस्सा है, लेकिन लगभग 10 रियासतों में इन्फेक्शन की रफ्तार तेजी से बढ़ी है। पीर के रोज भी लगभग 85 दिन बाद मुल्क में 26,000 से ज्यादा नए मरीज मिले थे। दुनिया भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मार्च के शुरुआती 15 दिनों में ही 61 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इनमें भी 7 दिन तो रोजाना मिलने वाले मुतासरीन का आंकड़ा 4 लाख से भी ज्यादा था। वहीं 12 मार्च को सबसे ज्यादा 4,90,000 कोरोना मुतासरीन मिले थे। इन 15 दिनों में अब तक 61,04,599 मुतासरीन मिले, जबकि 1,27,043 लोगों की मौत भी हुई। दुनिया में जुमला मरीजों की तादाद आज 12,13,00,000 से ज्यादा हो गई। बीते 24 घंटों में 3,36,000 नए मुतासरीन मिले हैं। 6,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। अब तक 9,73,00,000 से ज्यादा कोरोना मुतासरीन ठीक हो चुके हैं। 26,84,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है। दुनिया भर में फिलहाल 2,06,00,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। तेलंगाना में कोरोना के 247 नए केसेस दर्ज हुए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 3,01,691 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,659 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 3 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 158 अफराद रुबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रुबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 2,98,009 हो गई है। सस्पेंडेड पुलिस अफसर सचिन वजह ने धमाको अशिया से लदी स्कॉर्पियो को एस्कॉर्ट करने के लिए अपनी ही सरकारी इनोवा गाड़ी का इस्तेमाल किया था और खुद 25 फरवरी को क्राइम सीन तक गए थे। इस बात का खुलासा हिरासत की मांग वाली पिटीशन में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने किया। जराये के मुताबिक एनआईए की पूछताछ में यह सामने आया है कि सीसीटीवी फुटेज में पीपीई किट पहने नजर आने वाला शख्स सचिन वजह ही है। एनआईए को यह सबूत मिला है कि पीपीई किट को वजह ने तबाह कर दिया है। किट के अंदर वजह ने जो कपड़े पहने थे उसे एक मर्सिडीज कार से बरामद कर लिया गया है। एनआईए जराये ने बताया कि वो सचिन वजह ही थे जो इनोवा को ड्राइव करके स्कॉर्पियो के पीछे पीछे कारोबारी मुकेश अंबानी के मकान एंटीलिया के पास तक ले गए थे। इनोवा के सरकारी ड्राइवर ने एनआईए को बताया कि 24 फरवरी को उसकी ड्यूटी खत्म होने के बाद उसने इनोवा को पुलिस हेड ऑफिस के अंदर खड़ा किया और घर चला गया। ये अभी भी वाज़ेह नहीं है कि वहां से कार को लेकर कौन गया था। रजिस्टरों पर गाड़ी की मूवमेंट की कोई एंट्री नहीं पाई गई है। एनआईए को शक है कि स्कॉर्पियो को वजह का एक करीबी कांस्टेबल ही चला रहा था। इस बीच मंगल की रात एनआईए ने एक मर्सिडीज कार जब्त की है। इसमें 5 लाख रुपए कैश, नोट गिनने वाली मशीन, कुछ दस्तावेज, कपड़े, एंटीलिया के बाहर से बरामद स्कॉर्पियो कार की असली नंबर प्लेट, केरोसिन और बियर की बोतलें मिली हैं। इसे वजह ही इस्तेमाल करते थे। माना जा रहा है कि केरोसिन का इस्तेमाल पीपीई किट जलाने के लिए किया गया था। कार में फर्जी नंबर प्लेट लगी थी। एनआईए के आईजी अनिल शुक्ला ने इस बात की तस्दीक की है कि वजह ही मर्सिडीज कार का इस्तेमाल कर रहे थे। फिलहाल कार की फॉरेंसिक जांच जारी है। आज एनआईए ने आज एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज बेंज को सीज किया है, जिस सीजर में जो स्कॉर्पियो पे नंबर प्लेट थी उसको रिकवर किया है। 5 लाख से ज्यादा कैश रिकवर किया है, एक नोट काउंटिंग मशीन रिकवर की है, कुछ कपड़े रिकवर किए हैं और इसके बीच में जांच जारी है। थैंक यू। गाड़ी किट भी था इसमें, ऐसे पता चला? ये गाड़ी सचिन वाजे चलाते थे। ये किसकी गाड़ी है इसके बारे में अभी जांच चल रही है। सर, कुछ खबर है कि दूल्हे से गाड़ी है, पीपीई किट वगैरह सब बरामद किए गए हैं। अब इसके बारे में अभी जांच चल रही है। कुछ कपड़े बरामद किए गए हैं। चलिए, था क्या सर? आज एनआईए ने आज एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज बेंज को सीज किया है। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट राम स्वरूप शर्मा की मुश्तबा हालत में दिल्ली में मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक उनके स्टाफ ने फोन करके इसकी इत्तला दी। पुलिस के मुताबिक वो फंदे से लटके हुए थे और दरवाजा अंदर से बंद था। माना जा रहा है कि उन्होंने खुदकुशी की है।
उधर उनकी मौत की खबर के बाद मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर उनके दिल्ली में वाक़ मकान पर पहुंचे। उनके इंतकाल की वजह से आज होने वाली बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग रद्द कर दी गई। शर्मा हिमाचल प्रदेश के मंडी से एमपी थे और रियासत के कदावर कायद माने जाते थे। रामस्वरूप शर्मा 2019 के आम इंतखाबात में हिमाचल प्रदेश के मंडी से लोकसभा के लिए मुंतखब हुए थे। इससे पहले 2014 में भी वो मंडी से ही लोकसभा इंतखाबात जीते थे। वो आरएसएस के एक्टिव मेंबर थे। शर्मा को हार्ट प्रॉब्लम थी, उनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी, हार्ट में 4 स्टेंट डाले गए थे। बताया जा रहा है कि वो अपनी इस बीमारी की वजह से कुछ दिनों से डिप्रेशन में थे। वेस्ट बंगाल की वजीर आला और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने आज असेंबली इंतखाबात के लिए अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो जारी किया। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत ने लोगों को रोजगार दिया है, लोगों की आमदनी बढ़ी है, हम सभी को साथ लेकर चलना चाहते हैं। ये मैनिफेस्टो माँ, माटी और मानुष के लिए है। उन्होंने गरीबों को 6,000 रुपये सालाना देने का ऐलान किया। ममता ने कहा कि हमने छोटे इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा नौकरियां पैदा की, जबकि मुल्क भर में बेरोजगारी की दर शरह बढ़ गई है। हमने किसानों के लिए काम किया। हमारी कोशिश है कि लोगों को गरीबी से बाहर निकाला जाए। उन्होंने दिल्ली हुकूमत की तर्ज पर घर घर राशन स्कीम शुरू करने का ऐलान किया। साथ ही कहा कि जो विडोज पेंशन है, उन्हें जो बेवा खवातीन है, उन्हें 1,000 रुपये दिए जाएंगे। अगर हम इनके मैनिफेस्टो के 10 बड़े वादे अगर हम देखें तो हर साल रोजगार के 5 लाख मौके तैयार करना, वेस्ट बंगाल को मुल्क की 5वीं सबसे बड़ी मईशत बनाना, 1 करोड़ 60 लाख खानदानों की खवातीन को 500 रुपये हर महीना, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब खानदान को 1,000 महीना, स्टूडेंट्स को 4% ब्याज पर 10 लाख रुपए लिमिट वाले क्रेडिट कार्ड, 1.5 करोड़ खानदानों को घर तक राशन पहुंचाने की स्कीम, 50 शहरों में 2,500 कैंटीन में 5 रुपए खाना। एक स्कीम के तहत 68 लाख छोटे किसानों को 1 एकड़ जमीन पर 10,000 रुपए की मदद। अगले 5 साल में 5 लाख करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट, 10 लाख छोटी और 2,000 बड़ी फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी। सभी 23 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हर ब्लॉक में एक मेडिकल रेसिडेंशियल स्कूल, तालीम पर जीडीपी का 4% खर्च करने का मंसूबा। गांव में 25 लाख घर तैयार किए जाएंगे। सभी घरों में 7 दिन 24 घंटे बिजली, 47 लाख खानदानों तक पाइपलाइन से पीने का पानी पहुंचाना। सीधे बंगाल लिए चल। আজকে আমরা তৃণমূল কংগ্রেসে আপনারা জানেন অনেক আগেই করার কথা ছিল, কিন্তু যেহেতু আমার শরীর খারাপ হয়েছে বলে আমি পারিনি, আজকে আমরা অফিসিয়ালি আমাদের ইস্তাহার 2021 নির্বাচনের ইস্তাহার তৃণমূল কংগ্রেসের, সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের এখানে আমি উপস্থাপনা করছি। माँ माटी मानुष की आशीर्वाद के साथ जय जवाहर सबकिछु निये এবং মা মাটি মানুষকে ধন্যবাদ জানিয়ে, সাধারণ মানুষকে ধন্যবাদ জানিয়ে, আপনারা জানেন, আপনারা সবাই দেখেন। सीधे बंगाल लिए चल। আজকে আমরা তৃণমূল কংগ্রেসে আপনারা জানেন অনেক আগেই করার কথা ছিল, কিন্তু যেহেতু আমার শরীর খারাপ। वेस्ट बंगाल असेंबली इंतखाबात में 200 सीटें जीतने का दावा करने वाली बीजेपी में पार्टी के अंदर ही बगावत शुरू हो गई है। कैंडिडेट्स की दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद कोलकाता समेत पूरी रियासत में पार्टी के कारकुन मुजाहरा कर रहे हैं, बड़े कायदीन को घेर रहे हैं। कई जगह पत्थरबाजी और चप्पल फेंकने जैसे वाकयात भी पेश आए हैं। मुखालिफत को काबू में करने के लिए वजीर दाखिला अमित शाह ने पीर की रात सभी प्रोग्राम्स रद्द कर रियासती सदर दिलीप घोष और दीगर कायदीन के साथ एक इजलास किया था, लेकिन मंगल के रोज भी बीजेपी के हेडक्वार्टर्स पर कारकुनों का मुजाहरा जारी रहा। इसके बाद सेंट्रल लीडरशिप ने दिलीप घोष, मुकुल राय समेत दीगर कायदीन को मंगल की रात दिल्ली बुला लिया। बीजेपी ने इतवार के रोज बंगाल असेंबली इंतखाबात के तीसरे और चौथे मरहले के लिए कैंडिडेट्स के नाम डिक्लेयर किए थे। तीसरे मरहले के लिए 27 और चौथे मरहले के लिए 38 कैंडिडेट्स अनाउंस किए गए थे। इसमें मरकजी वजीर बाबुल सुप्रियो समेत 3 मौजूदा एमपीज लॉकेट चैटर्जी, स्वप्नदास गुप्ता और निशित प्रामाणिक को मैदान में उतारा गया था। एमपीज और मरकजी वजीर को टिकट देने के बाद से ही सियासी हलकों में ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो पार्टी 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही है, उसे अपने मौजूदा एमपीज और मरकजी वजीर को इंतखाबात में उतारना पड़ रहा है। इन सब के बीच
स्वप्नदास गुप्ता को राज्यसभा से इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि तृणमूल एमपी महुआ मोइत्रा ने उनकी उम्मीदवारी पर तकनीकी सवाल खड़े किए थे। एमपीस और वजीर को टिकट मिलने के चलते जिन कायदीन को साइडलाइन किया गया वो भी कारकुनों के साथ खुलकर मुखालिफत पर उतर आए हैं। बीजेपी अभी तक 1 दर्जन दल बदलुओं को टिकट दे चुकी है। इनमें टीएमसी, सीपीएम और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा से आए कायदीन शामिल हैं। तृणमूल कांग्रेस छोड़कर जो कायदीन बीजेपी में शामिल हुए हैं उनमें से कई को पार्टी ने वाई, एक्स और जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी भी मुहैया करवाई है। इसमें नंदीग्राम से ममता बनर्जी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे शुभेंद्र अधिकारी जैसे नाम भी शामिल हैं। गोरखा को क्या समझ रखा है तुम लोग? हाँ? गोरखा को क्या समझ रखा है? क्या बोला था? क्या बोला था? मुल्क में बुनियादी सहूलियात की तरक्की के लिए हुकूमत ने एक तरक्याती मालियाती इदारा कायम करने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत मुनक़िदा काबीना के इजलास में मंगल के रोज़ वज़ारत ख़ज़ाना की इस तजवीज़ को मंजूरी दी गई। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तरक्याती मालियाती इदारे को 20,000 करोड़ रुपए का इब्तदाई सरमाया दिया जाएगा और पार्लियामेंट में इससे मुतालिक एक बिल पेश किया जाएगा। इस इदारे में एक पेशावर बोर्ड होगा। इसमें मार्केट, इंश्योरेंस कंपनियां वगैरह से सरमाया इकट्ठा किया जाएगा। बजट के दौरान इस तरह के इदारे के बारे में कहा गया था। निर्मला सीतारमण ने बैंकों की निजीकारी से मुतालिक एक सवाल के जवाब में कहा कि तमाम बैंकों की निजीकारी नहीं की जा रही है। मुल्क की उमंगों को पूरा करने के लिए बैंकों का इंतजाम किया जा रहा है। वो मुल्क में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसी सलाहियत का एक बैंक चाहती है। इंतजाम के दौरान बैंक मुलाजिमीन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। No bank which could take the long-term risk and fund development, because the risk is very high here. So even from July budget of 2019, we had made this announcement that government will be looking at having a national infrastructure pipeline and look at sovereign funds and others who can fund us. I had announced 111 lakh crore for a pipeline which had more than 6,000 at that time in December 2019, more than 6,000 such greenfield and brownfield projects which needed to be funded. So we have acknowledged that both development and financial objectives will matter for setting up a DFI, and therefore whilst we mentioned it in the budget, but even as the budget session is still on, the cabinet is already cleared the setting up of a development finance institution. And here I wish to thank the Honorable Prime Minister, who constantly has kept the gentle nudge on us to say, you mentioned it in the budget, and how many of the budget's steps are going to be in time implemented so that the stimulus gains momentum and sustains that gained momentum, and therefore you have to get going with the decisions which have all been announced in the budget. And that is why I take one extra minute to tell you. सरकारी बैंकों की हड़ताल कल खत्म हो गई। आज से बैंकों ने मामूल के मुताबिक कामकाज शुरू किया। दरअसल 2 सरकारी बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की मुखालिफत में मुल्क भर के 10 लाख बैंक मुलाजिमीन हड़ताल पर थे। इन बैंकों के प्राइवेटाइजेशन का ये फैसला वजारत फाइनेंस ने बजट में लिया था। हालांकि वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने यह भरोसा जरूर दिलाया कि बैंकों के मर्जर या प्राइवेटाइजेशन से मुलाजिमीन के मफादात को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। हुकूमत मुल्क की सबसे बड़ी बीमा कंपनी में भी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है। आंकड़ों के मुताबिक मोदी हुकूमत सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने के लिहाज से अव्वल है।
बीजेपी हुकूमत मई 2014 में इख्तिदार में आई, तब से लेकर अब तक 131 कंपनियों की हिस्सेदारी बेची जा चुकी है। इसके जरिए हुकूमत के खजाने में 3,51,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम आई। ये किसी सरकार में डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए जुटाई गई अभी तक की सबसे बड़ी रकम है। 1991 में जब मुल्क माशी बहरान का सामना कर रहा था, तब हुकूमत ने सरकारी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचकर रकम जुटाने के लिए डिसइन्वेस्टमेंट शुरू करने का फैसला लिया था। उसके बाद से अब तक के करीब 30 साल में हुकूमत डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए 4,89,000 करोड़ से ज्यादा की रकम जुटा चुकी है। सबसे ज्यादा रकम मोदी हुकूमत ने ही जुटाई है। पिछले दिनों वजीर आजम मोदी ने कहा था कि हुकूमत का काम गवर्नेंस का है, बिजनेस करना नहीं है। पीएम मोदी की इस बात से एक एक्सपर्ट है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट अर्नब पांड्या, वो भी सहमति जताते हैं। उन्होंने कहा कि डिसइन्वेस्टमेंट के कुछ फायदे भी हैं, जैसे घाटे में चल रही कंपनियों के सुधार में लगने वाले फंड की जरूरत खत्म होती है जो हुकूमत को अदा करना होता है। कंपनी में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ने से उसकी एफिशिएंसी, उसका काम करने का तरीका बदल जाता है, लेकिन कंपनी के प्रोमोटर्स बदलने से कंज्यूमर्स के लिए कंपनी का जो रोल है उसमें भी अहम बदलाव होता है, जो ग्राहकों के लिए कुछ मायने में नुकसान का सौदा साबित होता है। मरकजी बजट में 2021-22 के लिए डिसइन्वेस्टमेंट का निशाना 1,75,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसके लिए आईडीबीआई बैंक, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, शिपिंग कॉरपोरेशन, कंटेनर कॉरपोरेशन, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड, पवन हंस, एयर इंडिया समेत दीगर इंस्टीट्यूशन शामिल हैं। दरअसल हुकूमत वबा के चलते बिगड़ी मईशत में जान फूंकने के लिए फंड्स जुटाना चाहती है। 2020-21 के लिए डिसइन्वेस्टमेंट से रकम जुटाने का निशाना 2,10,000 करोड़ रुपए रखा गया था। कोरोना की वबा के सबब पैदा होने वाले माशी चैलेंजों से निपटने के लिए तमाम तर कोशिशों के बावजूद लोगों के रोजगार को इस बहरान ने सख्त मुतासिर किया है। खास तौर पर सैलरीड एम्प्लॉयज़ बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की आदादोशुमार से ये बात जाहिर भी होती है। ईएफपीओ के आदादोशुमार के मुताबिक रवां माली साल 2020-21 के पहले 9 माह यानी अप्रैल तक दिसंबर में प्रोविडेंट फंड अकाउंट जिन लोगों ने बंद किया उनके नंबर्स आए, वो उनका नंबर है 71,01,929, जो एक साल कबल इसी अरसे के दौरान बंद होने वाले खातों की तादाद से 6.5% ज़्यादा है। पिछले साल 66,66,563 खाते बंद हुए थे। ये मालूमात वजीर ममलिकत बराए मेहनत व रोजगार संतोष गंगवार ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में तहरीरी जवाब में फराहम की। लोकसभा के रुकन अब्दुल खालिक के सवाल के जवाब में वजीर ममलिकत बराए मेहनत व रोजगार ने ऐवान को बताया कि अप्रैल 2020 से दिसंबर 2020 तक ईपीएफ के 71,01,929 खाते बंद कर दिए गए। एक दीगर सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अप्रैल 2020 से दिसंबर 2020 के दौरान ईपीएफ खातों में से 73,498 करोड़ रुपए का अखराज किया गया, जबकि 2019 में इसी मुद्दत के दौरान 55,125 करोड़ रुपए वापस लिए गए थे। माली साल के पहले 9 महीनों के आदादोशुमार के मुताबिक ये बात वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल अक्टूबर में सबसे ज़्यादा 11,18,751 खाते बंद किए गए, जबकि इससे कबल सितंबर के महीने में 11,18,517 खाते बंद किए गए थे। माहिरीन का कहना है कि मुलाजमीन के पीएफ खाते कई वजूहात की बिना पर बंद होते हैं, मसलन मुलाजिमत के ख़त्म हो जाने पर या रोज़गार से महरूम हो जाने पर, सुबुकदोश होने पर और कभी मुलाजिमत तब्दील करने पर भी लोग पीएफ खातों को बंद कर देते हैं। 3.5 महीने से ज़्यादा मुद्दत से किसान मुजाहिरीन दिल्ली बॉर्डर्स पर जमे हुए हैं और ज़राई क़वानीन की वापसी का लगातार मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन अब इस मामले में मरकज़ की मोदी हुकूमत ने पूरी तरह से खामोशी इख्तियार कर ली है। ना कोई मुज़ाकरा हो रहा है और ना ही ऐसे कोई आसार नज़र आ रहे हैं कि किसानों के मुतालबात पूरे हों। लेकिन किसान मुजाहिरीन भी बज़िद हैं कि जब तक तीनों ज़राई क़वानीन वापस नहीं ले लिए जाते और MSP को कानूनी जामा नहीं पहनाया जाता, वो दिल्ली बॉर्डर्स पर अपना मुजाहरा जारी रखेंगे। इस दरमियान भारतीय किसान यूनियन के कौमी तर्जुमान राकेश टिकैत ने किसान तहरीक में मजीद शिद्दत पैदा करने का इशारा दिया। राकेश टिकैत ने मीडिया को दिए गए एक बयान में कहा कि किसान मुजाहिरीन बहुत जल्द दिल्ली नोएडा बॉर्डर को ब्लॉक करेंगे। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली नोएडा बॉर्डर को ब्लॉक करने वाले हैं। कमेटी ने अभी तारीख नहीं तय की है, बातचीत जारी है और जल्द ही इस बारे में फैसला लिया जाएगा।
पार्लियामेंट में बीजेपी के अराकीन पार्लियामेंट मुझे बताते हैं कि ओपन डिस्कशन नहीं कर सकते। बीजेपी के अराकीन पार्लियामेंट मुझसे कहते हैं कि उन्हें पहले से बता दिया जाता है कि क्या बोलना है। ये इंकशाफ कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट और साबिक सदर राहुल गांधी ने मंगल के रोज ब्राउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आशुतोष वार्ष्णेय से खुसूसी गुफ्तगू के दौरान किया। इस ऑनलाइन डिस्कशन के दौरान राहुल गांधी ने मरकज की मोदी हुकूमत को जबरदस्त तरीके से तनकीद का निशाना बनाया और उसकी पॉलिसियों पर भी नाराजगी जाहिर की। राहुल गांधी ने बातचीत के दौरान अदलिया और मीडिया जैसे इदारों को कमजोर करने का इल्जाम भी आयद किया। उन्होंने कहा कि इसके बगैर कुछ उम्मीद करना ख्वाब होगा। पार्लियामेंट में मेरा माइक बंद कर दिया जाता है, टीवी पर नहीं दिखाया जाता। गैर मुल्की इदारे की तरफ से हिंदुस्तान को इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी कहे जाने को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि हमें उनकी मोहर नहीं चाहिए, लेकिन बात दुरुस्त है, हालात इससे भी बदतर है। I'm certainly not going to say, okay, thank you very much. I will now not defend that ideological position in the Congress just because somebody says I happen to be so and so's son. I mean, why should I? Right? Now, question of should other people become leaders? Absolutely, 100%. And I'm more than happy to push as many leaders. इंडियन एयरफोर्स का MiG-21 बाइसन एयरक्राफ्ट चारशंबे की सुबह हादसे का शिकार हो गया। इसमें IAF के एक ग्रुप कैप्टन शहीद हो गए। हादसा एयरफोर्स के सेंट्रल इंडिया बेस में उस वक्त पेश आया जब MiG-21 एयरक्राफ्ट कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए टेक ऑफ कर रहा था। हादसे में शहीद ग्रुप कैप्टन का नाम A गुप्ता बताया जा रहा है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक कॉम्बैट ट्रेनिंग एयरफोर्स के ग्वालियर बेस पर चल रही थी। इंग्लैंड ने मंगल के रोज टीम इंडिया को तीसरे T20 में 8 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ इंग्लिश टीम ने 5 T20 की सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली। इंडियन कैप्टन विराट कोहली ने 77 नॉट आउट रन बनाए, लेकिन उन पर जोस बटलर की 50 भारी रही। ओपनर बटलर ने 52 बॉल पर 83 रन की नॉट आउट पारी खेली और टीम को जिताया। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। टीम इंडिया की अपने घर में पहले बैटिंग करते हुए पिछले 10 T20 में ये 7वीं हार है। इंडियन टीम ने आखिरी बार 10 जनवरी 2020 में पहले बैटिंग करते हुए जीत हासिल की थी। तब पुणे में खेले गए T20 में श्रीलंका को हराया था। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप शुरू होने से पहले हिंदुस्तानी टीम को झटका लगा है। 3 खिलाड़ियों समेत एक सपोर्टिंग स्टाफ की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं साइना नेहवाल और उनके शौहर पारुपल्ली कश्यप ने वहां के नज्म पर सवाल उठाए हैं। कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट कश्यप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि 36 घंटे से कोरोना रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन अभी तक बताया नहीं गया है। वहीं साइना ने इल्जाम लगाया कि वो ट्रेनिंग नहीं कर पा रही हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि 30 घंटे हो गए, अगले दिन टूर्नामेंट शुरू होना है, लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। मुझे ट्रेनिंग नहीं करने दी जा रही है और ना ही मैं जिम जा सकती हूँ। लगभग कंगाल हो चुके पाकिस्तान में एक NRI ने हेलीकॉप्टर से नोटों की बारिश की। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है। यह वाकया पंजाब सूबे में नारोवाल जिले के मंडी बहाउद्दीन इलाके की है, जहां एक शादी की तकरीब के दौरान फूल और नोटों की बारिश की गई। बताया गया कि दूल्हे के भाई बैरून मुल्क से शादी में शिरकत करने पाकिस्तान आए थे। उन्होंने हेलीकॉप्टर किराए पर लेकर बारातियों पर फूल और 20 लाख पाकिस्तानी रुपयों की बारिश की। इस तस्वीर में घर की छत और सड़कों पर लोग चढ़कर नोट बटोरते देखे गए। बता दें कि पाकिस्तान में इस तरह का पहला वाकया नहीं है। इससे पहले गुजरांवाला में एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपने बेटे की शादी में बारातियों पर डॉलर्स की बारिश करवाई थी। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे
होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।